देखिए 4.1 में एक ही क्वेश्चन नहीं बल्कि दो क्वेश्चन हैं। अब 4.1 के दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी एक स्थिति दी जाएगी और हमें इसको द्विघात समीकरण बना देना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में लेनी है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। और कहा जा रहा है कि हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है और हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। भाई इसको ये शब्द रूप में बता दिया है, हमें इसको आंकिक रूप में लिख देना है। और लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है और जो भूखंड है वो आयताकार है। तो मान लेते हैं कुछ आयत ये है भाई, आयताकार ये भूखंड है। अब आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने का हिस्सा बराबर रहता है। तो माना ये जो भूखंड है इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं माना भूखंड की लंबाई x मीटर है। अच्छा, तो इस प्रश्न में इन्होंने दे रखा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अच्छा, तो लंबाई ना माने बल्कि हम लोग चौड़ाई मान लें, क्योंकि चौड़ाई के पद में दिया है लंबाई को। तो मान लेते हैं माना इसकी जो लंबाई है इस भूमि की वो x मीटर इसकी चौड़ाई है। तो प्रश्न के अनुसार इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अब लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका 2 गुना यानी कि 2x और प्लस 1 कर देंगे, यानी इतने मीटर हो गया इसकी लंबाई। अब ये हमने माना कि चौड़ाई x है और लंबाई प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 2 गुने से 1 अधिक, यानी 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये इन्होंने दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो गुणा कर देंगे भाई, लंबाई हमारे पास है 2x + 1 और गुणे चौड़ाई हमने माना है x, और इसी को बराबर कर देंगे 528 के। तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x² + x और इसको भी इधर कर दीजिए तो -528 बराबर 0। अब यही जो द्विघात समीकरण है यही हमारा आंसर हो गया। यही द्विघात समीकरण इस दिए गए कथन को निरूपित कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो लंबाई है इसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल कर लेंगे तो हमें इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यही द्विघात समीकरण जो इनको निरूपित कर रहा है। अभी इसको हल करने की विधि, हल करने का जो तरीका है वो आगे के चैप्टर्स में है। अभी तो फिलहाल ये केवल निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण हमें बनाना है। तो इस क्वेश्चन के लिए द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है हमें। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो मान लेते हैं भाई, माना जो पहला पूर्णांक है, माना पहला पूर्णांक हमने मान लिया x है, तो इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा भाई इसके क्रमागत मतलब क्रम से आए। तो अगर पहला x है तो अगला जो है x + 1 आएगा। जैसे 5 के बाद 5 का अगला पूर्णांक 6 होता है तो 5 में 1 जोड़ने मिलेगा। तो ऐसे अगर x माने हैं पहला पूर्णांक तो दूसरा हो जाएगा x + 1। अब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि इनका गुणा करने पर 306 आना चाहिए, यानी कि x गुणे x + 1 बराबर हमें 306 मिलना चाहिए।
यही जो है इस कथन को निरूपित कर रहा है। अब इसी को द्विघात समीकरण में बना देते हैं, गुणा करा दीजिए भाई। तो x का गुणा में x में तो x स्क्वायर और x का गुणा 1 में तो x और बाकी इधर कर दीजिए तो -306 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और यही आंसर हो गया। यही द्विघात समीकरण है जो इस दिए गए कथन को निरूपित कर रहा है। दूसरा वाला दूसरे का दूसरा है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। अच्छा, उनकी आयु हमें वर्षों में दिया है, तो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी आज से अगर 3 साल बाद उनकी आयु का गुणा किया जाए तो 360 आएगा गुणनफल। और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और इस कथन के लिए हमें एक द्विघात समीकरण बना देना है। तो भाई रोहन की माँ उससे 26 वर्ष की बड़ी हैं, तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु वो x वर्ष है, यानी x वर्ष का इस समय रोहन है। अच्छा, तो इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा आपका x + 26 वर्ष, यानी x में 26 जोड़ देंगे क्योंकि उससे 26 वर्ष की वो बड़ी हैं। अच्छा, फिर कह रहा है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि अगर आज से 3 साल बाद देखा जाए तो 3 साल बाद भाई 3 वर्ष उम्र ज़्यादा रोहन की भी हो जाएगी और उसकी माँ की भी हो जाएगी। तो कह रहा है कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 साल बाद उनका गुणनफल, तो रोहन का आयु हो जाएगा x + 3 और इसमें गुणा कर दें उसके माँ की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस और 26 है तो 3 और जोड़ देंगे यानी x + 29 और यही गुणनफल आता है 360 के बराबर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x का गुणा x में x², फिर हो जाएगा 29x, फिर इसका गुणा इसमें होगा 3x और प्लस 29 तियाँ आपका हो जाएगा 87 बराबर 360। अच्छा, देखिए ऐड कर लीजिए तो x² ये हो जाएगा प्लस 32x और 87 है, इसको इधर लेते आए तो 87 में से हम लोग 360 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 273 -273 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण मिल गया। ये द्विघात समीकरण इस कथन को निरूपित कर रहा है। अब इसको अगर हम लोग हल कर लेंगे तो हमें रोहन की आयु पता चल जाएगी। यही कथन, यही जो समीकरण है इस कथन को निरूपित कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं और उनकी आयु का गुणनफल आज से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ये आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे का ये लास्ट क्वेश्चन है और यही इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। वही फिर है कि एक स्थिति दी गई है और इसको जो है द्विघात समीकरण में हमें निरूपित करना है। इसमें कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर जाना है और एक समान चाल से वो जाती है। फिर इसमें शर्त दे दिया गया कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी जितनी भी स्पीड से वो गई है 480 किलोमीटर की दूरी पर, अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से जाती, थोड़े स्लो जाती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो आपसे कहा जा रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए एक द्विघात समीकरण बना दीजिए जिससे कि हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल जाए, और केवल द्विघात समीकरण बनाना है। तो मान लेते हैं भाई कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी एक हमने चर मान लिया, x, y, z आप कुछ भी मान सकते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, अब कह रहा है कि वही चाल से वो 480 किलोमीटर जाएगी, तो लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लगा समय। अच्छा, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका है 480 और बटे चाल हमने x माना है, तो 480 बटे x, इतने घंटा जो है वो लगेगा जब एक समान चाल से गई थे। अच्छा, फिर कह रहा कि नहीं दूरी तो वही तय करना है, लेकिन अब की बार चाल उसकी घट जाएगी। तो भाई देखते हैं, रेलगाड़ी की चाल आठ किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने पर उसी दूरी को तय करने में लगा समय। अब क्या हुआ कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही थी, लेकिन अब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो अब कितना समय लगेगा भाई? दूरी तो अभी भी 480 किलोमीटर है, लेकिन अब जो चाल हो गई उसकी वो हो गई x - 8, क्योंकि घट गया। इतने घंटा वो अब समय लगाएगी, यानी कि समय अब ज़्यादा लगाएगी। अच्छा, फिर प्रश्न के अनुसार अब सोचिए, ये जो पहले जो समय था, पहले वो कम समय लेती थी, अब बाद में ज़्यादा समय लेने लगी, और ये वाला समय इस वाले से 3 घंटा ज़्यादा है। कह रहा है ना कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी ये समय 3 घंटा ज़्यादा है। तो इसको अगर हम बनाएं समीकरण में तो हो जाएगा 480 बटे x - 8, इसमें से घटा दें 480 बटे x, तो ये हमारा 3 घंटा आना चाहिए। बस इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, देखिए इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 480x, इसका यहाँ करा दीजिए तो -480x, और इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 8 0 0 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 चौक 32 6 38, और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा तो x² - 8x बराबर कर देंगे आप 3 के। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अच्छा, इसका यहाँ गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 3x² - 24x, और इसको भी उधर भेज दीजिए तो आपका आ जाएगा -3840 बराबर 0। अच्छा, 3 आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो भेज दीजिए कॉमन करके 0 में चला जाए तो x² - 8x माइनस, ये देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0। तो ये वो द्विघात समीकरण है जो इस स्थिति को सही से निरूपित कर रहा है। यानी 4.1 में 2 तरह के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि हमें बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम उसको सॉल्व किए, अगर कैंसिल हो गया यानी जो अधिकतम घात है अगर 2 आया तो द्विघात समीकरण है। और दूसरा क्वेश्चन था कि अलग अलग स्थितियां दी गई थी, उनको हमें ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना था। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। जैसे ये तो आ गया भाई, अब यहाँ से अगर आपको बताना हो कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने की अलग अलग विधि है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।